हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैथमेटिकल मेथड जो बुक है बीएससी थर्ड सेम में उसका एक लास्ट चैप्टर है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। उसके मैं 3 लेक्चर आपके लिए दे चुका हूं। कोशिश करूंगा कि अब 3 लेक्चर और दे दूं जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलने चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे केवल एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन प्रूव किए थे। कुछ बच्चों की कमेंट थी कि सर शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो अब मैं पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा। नंबर एग्जाम में पूरे मिलेंगे लेकिन आपका 5 से 7 मिनट का समय लगभग बच जाएगा। बस इतना फर्क है, जो मैंने पहले क्वेश्चन किए थे वो भी बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। और आज मैं पर्टिकुलर केस बता रहा हूं कंपटीशन के तौर पर, क्योंकि ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बीटेक में भी है और बीएससी क्लासेस में भी है। तो लेक्चर 1 में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए, लेक्चर 2 में क्वेश्चन कौन कौन से दिए आपको, और लेक्चर 3 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए वो बता रहा हूं। और लेक्चर 4 तो मैं आज लेके आया ही हूं, लेक्चर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन दूंगा वो भी बताऊंगा। तो चलिए, लेक्चर 1 में मैंने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को डिफाइन किया था, बताया था आखिर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, और उसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखा है यहां टू सो दैट या टेस्ट फॉर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। ये फंक्शनल है, इनकी एक्सट्रीमल वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रीमल मिनिमम हो या मैक्सिमम फंक्शन हो। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन दिए थे और एक ही फॉर्मूला से किए थे। इनमें मैंने कोई पर्टिकुलर केस नहीं लगाया था। लेक्चर 2 में भी मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन दिए, सेम यही लिखा था टेस्ट फॉर एक्सट्रीमल, यहां केवल एक्सट्रीमल ही निकालना है। क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 2 ये है, इसमें बाउंड्री कंडीशन है y 0 और y पाई, इन दोनों की वैल्यू 0 आएगी। ये तब के लिए है कि जब हम सॉल्व करने के बाद आंसर आता है तो उनमें कांस्टेंट आते हैं, उन कांस्टेंटों की वैल्यू निकालने के लिए ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी होती हैं। किसी किसी में दे देता, किसी में नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 3 ये था, इसमें भी बाउंड्री कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें भी ये बाउंड्री कंडीशन है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 100%। अब लेक्चर 3 में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए वो भी देख लीजिए। लेक्चर 3 में मैंने ये क्वेश्चन दिए थे 2, सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व जॉइनिंग टू फिक्स पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सो दैट द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए कर्व y इक्वल वाई एक्स इज 2 पाई x1 से x2 y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, हैंस सो दैट फॉर दिस टू बी मिनिमम एंड द कर्व मस्ट बी कैटेनरी। मिनिमम में तो आंसर आएगा ही, और जो कर्व बनेगी वो कैटेनरी की होगी। तो ये लेक्चर 3 में दिए थे। अब जो मैं बता रहा हूं, पहले पर्टिकुलर केस बताऊंगा, उन केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अगर x नहीं है तो यूलर इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन के अंदर y नहीं है तो यूलर इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन के अंदर y डैश नहीं है तो यूलर इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। और लेक्चर 5 में मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो भी आज ही बताऊंगा। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब मैं उन केसों को आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम एक फंक्शनल लिखते हैं, ये है वाई एक्स, आई वाई एक्स, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं x1 f x y और y डैश dx। जो भी क्वेश्चन होते थे हम इससे कंपेयर करते थे और यही क्वेश्चन होता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में बताया, कंपेयर करने के बाद जो भी क्वेश्चन होता था इससे कंपेयर करते थे। इसके बाद हम डायरेक्ट यूलर इक्वेशन लिखते थे। वहां क्या होती थी, यूलर्स इक्वेशन, ये होती थी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। और यहां कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन मैंने इसी से सॉल्व करे हैं। अब मैं आपको कुछ केस बता रहा हूं जो थोड़ा सा समय कम लगेगा, यह बेनिफिट होगा। आइए, अब मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं। इफ इसी क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन होता, अगर इसमें मैं कहूं y डैश मिस है तो ये क्या रह जाता, केवल f x और y। इसका मतलब यहां y डैश नहीं है क्वेश्चन में। जब y डैश नहीं है तो मुझे जरूरत पड़ेगी इस चीज की, तो ये यहां 0 हो जाएगा।
डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब ये टोटल जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा मेरे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। अगर मैं चाहूं इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू वाई मेरे बच्चों, तो एफ इक्वल आएगा कांस्टेंट यानी सी। सी लिखे देते हैं, एफ आपके पास ऑलरेडी होगा, सी के इक्वल रखेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे मैं बताऊंगा तुम्हें। आइए केस सेकंड लेते हैं, इसी को लेते हैं इफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू, मैंने ये कह दिया एफ वाई डैश है केवल, इसका मतलब इसके अंदर एक्स और वाई दो टर्म मिस हैं, तो एक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाई अगर यहां नहीं हो इसमें, तो इसका मतलब 100% डेल एफ ओवर डेल वाई क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। जब क्वेश्चन में वाई होगा ही नहीं और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे जीरो ही तो लिखना पड़ेगा। अब ये वैल्यू आप यहां रख दें तो माइनस की डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो, माइनस गया जीरो में तो डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। अगर मैं इंटीग्रल करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये हट जाएगा, दिस इंप्लाइज डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या होगा, कांस्टेंट यानी सी। अब केस नंबर थर्ड देखिए, केस थर्ड मैंने कौन सा केस करा दिया, एक्स वाई हो तो ये करा दिया, दूसरा वाई डैश हो तो ये करा दिया, तीसरा मैं करा रहा हूं केवल जब एक्स वाई डैश हो, एफ एक्स वाई वाई डैश में इस प्रकार का हो एक्स वाई डैश, कहने का मतलब इसमें भी इसी की तरह वाई है ही नहीं, केवल एक्स वाई डैश है, तो यहां भी डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा, जीरो। जब डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो होगा तो इसी की तरह यहां भी इसके लिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कांस्टेंट बनेगा। एक और केस देख लीजिए, केस फोर्थ, जब एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू एफ वाई वाई डैश हो, कहने का मतलब क्वेश्चन में एक्स ना हो, एक्स मिस हो, या मैं कहूं कि एक्स की वैल्यू क्या हो क्वेश्चन में, जीरो हो, तब हम यूलर इक्वेशन, ये सब यूलर इक्वेशन बनी है, ये यूलर इक्वेशन, ये यूलर इक्वेशन, ये यूलर, तब यूलर इक्वेशन क्या बनेगी, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट लिखे देता हूं, चलिए क्या हो, कांस्टेंट। तो इन पर्टिकुलर केस से सिर्फ ये बेनिफिट मिला कि हम डायरेक्ट अगर याद रखें तो इसकी जरूरत नहीं है क्या मिस टर्म है, उसके लिए क्या आएगा, डायरेक्ट कर सकते हो और नंबर पूरे मिलेंगे। आइए मैं पहले एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 1, टू प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन of the Euler equation of the functional क्या है, ए से लेकर बी 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डैश dx। हमने यहां क्या देखा, एक्स और वाई दोनों मिस टर्म हैं, एक्स और वाई इसमें दोनों ही मिस टर्म है, केवल क्या है, वाई डैश दे रखा है, तो एक्स वाई यहां एक्स वाई है, केवल वाई डैश है, एक्स और वाई दोनों मिस टर्म है, ये रहा। कहने का मतलब क्वेश्चन केवल वाई में हो, ये वाला, ये है केस सेकंड। अगर यहां वाई डैश हो केवल, तो यहां एक्स और वाई दोनों मिस टर्म है तो नहीं इस क्वेश्चन में, केवल क्या है, एफ वाई डैश जैसा बन रहा है, तो इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। आइए इससे कंपेयर करें इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन, तो इसका मतलब एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई, ये गलत लिख दिया, वाई है, क्लियर, ये वाई है। अब क्वेश्चन में केवल एक्स मिस टर्म में क्या है, एक्स, वाई और वाई डैश हो, इसका मतलब ये वाला, तो ये सॉल्यूशन होगा, क्लियर। चलिए एफ, सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी यूलर इक्वेशन में डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो यहां डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश तो आप जानते ही हैं, ये कांस्टेंट है, इसका हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर कितना हो गया, 2 वाई डैश, और आपका ये वाई यहां है, ये कट गया, यहां आंसर आया वाई डैश अपॉन ये वाला वाई
अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। जब केवल y डैश और y हो यानी x नहीं है इसमें, तो यूलर इक्वेशन ये डायरेक्ट लिख दो। वी हैव यूलर्स इक्वेशन। यूलर इक्वेशन क्या होगी इसके लिए? f माइनस वाई डैश डेल f अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी c। वैल्यू रखते हैं, आगे ही बढ़ेंगे क्यों, जगह थोड़ी है। f की वैल्यू ये रही 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू ये रही, तो वाई डैश अपॉन वाई अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। मैंने एफ की वैल्यू ये रख दी मेरे बच्चों, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू ये रख दी, वाई अपनी जगह है ही, वाई डैश ये रहा कांस्टेंट। सॉल्व करना है इसकी, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से बढ़ेंगे, तो इधर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस के दोनों वाई डैश का स्क्वायर। अब एलसीएम पूरा हो गया वाई अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम सेम हो जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों? यहां ये कट गया, पहले इधर भर लेते हैं फिर इधर भर लेंगे, तो क्या बचा यहां 1 अपॉन वाई अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। इस वाई को इधर भेज दो, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू वाई। पलट दीजिए तो यहां आ गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन सी को मैं सी डैश कर देता हूं, कोई फर्क नहीं है। तो ये दोनों वर्ग नहीं है, अभी स्क्वायर करेंगे, तो ये मैंने लिख दिया सी डैश अपॉन वाई। दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, यहां सी डैश का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इस 1 को इधर ले जाइए, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैंने स्क्वायर किया है बस, और कुछ नहीं किया। यहां स्क्वायर स्क्वायर मतलब इसका और इसका वर्ग किया है, 1 को इधर ले जाएंगे तो यहां बचा वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी डैश का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अंडर रूट लगाइए तो वाई डैश हो गया यहां पर अंडर रूट के अंदर सी डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। वाई डैश को आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अंडर रूट के अंदर सी डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। इस सब को इधर ले आइए, यहां वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट के अंदर सी डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स आपका यहां पहुंच गया। इसे टी मानो तो माइनस के 2y dy, तो यहां माइनस के 2 की मल्टीप्लाई और माइनस के 2 की डिवाइड। फिर देख लीजिए, इसे टी मानो तो इसका डिफरेंशियल कितना है, माइनस के 2y dy, ऊपर बना दिया माइनस 2y dy। इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ऐसे जगह बना दिया, इंटीग्रल का साइन है, तो यहां बचा माइनस के 1/2 और ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट टी, 2 अंडर रूट टी। 2 अंडर रूट टी की जगह पर सी डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर हो गया इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। मेरे बच्चों दोबारा समझ लो, आप अपने हिसाब से करना, इंटीग्रल जगह थोड़ी है। इसको टी मानोगे तो यहां माइनस के 2y dy, इसीलिए -2 के ऊपर -2 के नीचे, ये टी तो ये dt हो गया, dt अपॉन अंडर रूट टी, 2 अंडर रूट टी। टी की वैल्यू रख दी, 2 से 2 कट गया, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो, सी डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे इधर भेज दोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या रह गया यहां, सी डैश का स्क्वायर। यही इसका सॉल्यूशन है, लेकिन किसी किसी राइटर ने कुछ चेंजिंग कर रखी है। क्या? ये वाई स्क्वायर प्लस यहां रख दिया है एच भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, और यहां रख दिया है के स्क्वायर, तो ये भी इसका प्रूफ है। अगर वो इस क्वेश्चन में प्रूफ कह देता तो ऐसे लिख सकता था। तो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से मैंने बताया। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज अपने एक फ्रेंड के साथ आप जरूर शेयर करें। आपने अगर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दी तो समझूंगा कि आपने मुझे इस वीडियो को पढ़ने की फीस अदा की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेक्चर 5 में मैं कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं, यानी इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो 100% इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टेस्ट फॉर एक्सट्रीमल द फंक्शनल दे रखा है y डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिटरमाइन द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल 0 से पाई 4y cos x प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx विच सेटिस्फाई गिवन बाउंड्री कंडीशन, इसमें भी दे रखी है। तीसरा क्वेश्चन फॉर द फंक्शनल 1 से लेकर 2y डैश ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश बाहर dx, फाइंड द एक्सट्रीमल पासेज थ्रू
03 and 40 such that its length between the given 2 points is short distance। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घुमा दिया है इसने, कोई इसकी जरूरत ही नहीं है, उसने ये पॉइंट दे रखे हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस पे चलता हूं तो लिमिट 0 से 4 होगी और वहां ds जो लेंथ होती थी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई डेक्स का स्क्वायर, ये बनेगा। इसकी यहां कोई आवश्यकता है ही नहीं। आगे चलिए, ये तो क्या है फॉर द फंक्शनल, इसके लिए फोर्थ क्वेश्चन में डिटरमाइन द कर्व ऑन विच द फंक्शनल वाई डैश का स्क्वायर 12xy dx कैन बी एक्सट्रीमाइज्ड। ये बाउंड्री कंडीशन एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इनमें से, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।